अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके हाजिर हुई हूँ एक जिन की दीदा दिलेरी जिसने लोगों को हैरान कर दिया था। छलावा। नागमणि क्या सच में होती है? राजू ने मैला कुचेला खेस ज़मीन पर रखते हुए कहा, जिसके जवाब में मंगू ने एक नज़र राजू को देखा और उठकर लालटेन जलाने लगा। मैंने सुना है नागमणि जिसको मिल जाए तो इसके दिन ही बदल जाते हैं उस्ताद। वैसे तो 30 साल से क्या कर रहा है, मतलब आज तक एक नागमणि हासिल नहीं कर पाया। सोच उस्ताद, अगर हमें नागमणि मिल जाए तो हमारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। महलनुमा घर, नौकर चाकर जो दुम हिलाते कुत्ते की तरह मेरे आगे पीछे फिरने लगेंगे, मज़े मज़े के खाने, रुपए पैसे, हीरे जवाहरात, और फिर हमें झोपड़ी से भी छुटकारा मिल जाएगा। राजू दोनों हाथ सर के नीचे बांधते हुए ख्यालों में डूब गया। बस कर जा तू और तेरी ये ख्वाहिशात, मंगू ने हंसते हुए कहा। उस्ताद बताना, क्या वाकई नागमणि होती है? राजू अब चौकड़ी मार के बैठ गया था। हिंदू लोगों का कहना है कि हकीकत में एक नागमणि होती है जो नाग राजा के फन में निप्स होती है, और मुसलमानों का कहना है कि नाग तो नाग होता है, ना राजा होता है, ना ही नागमणि, बस सांप होते हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे, कुछ ताकतवर कुछ कमज़ोर। बहरहाल जितने मुंह कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि नागमणि नहीं होती, बस एक नाग होता है जो बहुत बड़े ख़जाने का मालिक होता है, लेकिन वो रहमदिल होता है, सिर्फ गरीबों और कमज़ोरों की मदद करता है। जिसका जो मज़हब हो वो इसी मज़हब की हकीकत मान लेता है। मंगू ने राजू से कहा, तो हमारा क्या मज़हब है? राजू के दिल पर सवाल। मंगू ने एक ज़ोरदार कहका लगाया, झलिए सपेरे दा मज़हब नहीं होंदा। सपेरा तो सांपों के बीच आके आँख खोलता है, सांप को पकड़ता है, सांप की देखभाल करता है, और एक दिन वही सांप इसे डस लेता है और इसकी जान ले लेता है। और जोगी का कोई ना कोई रोग होता है, वो रोग ही इसका दीन मज़हब होता है। वो इस रोग के सहारे ज़िंदा रहता है और वो रोग इससे आहिस्ते आहिस्ते खा जाता है। मंगू ने दूध कटोरे में डाला। ये कटोरा छलावे को दे या। मंगू ने दूध से भरा प्याला राजू को दे दिया। राजू ने मुंह बनाते हुए प्याला पकड़ा और झोपड़े से बाहर आ गया। वो चलता हुआ अपनी झोपड़ी में ज़रा दूर तक गया और इसकी जगह पहुंच के मिट्टी के बने हुए घर में दाखिल हो गया। घर के दरवाजे पे लालटेन लटक रही थी। राजू ने लालटेन उतारी और आराम से दरवाज़ा खोल दिया। छलावे, ओ छलावे, बाबू किधर है? उस्ताद ने दूध भेजा है तेरे लिए, चल आजा जल्दी से। राजू ने सूखी हुई घास पर दूध का प्याला रखा और इधर उधर देख के आवाज़ें न लगाने लगा। इतने में मनी की मिट्टी की दीवार से एक सफ़ेद रंग का सांप रेंगता हुआ बाहर निकला। राजू के पास आने लगा। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। छलावे का दूध पीता देख के राजू मुँह में बड़बड़ाया। जिससे ही सफ़ेद सांप ने दूध ख़त्म किया, वो रेंगता हुआ वापस दीवार के सुराख में चला गया और राजू लालटेन लेके वापस अपनी झोपड़े में आ गया। मंगू अपने मैले कुचेले बिस्तर में खर्राटे ले रहा था। राजू ने जूते उतारे और अपने बिस्तर पर लेट के नागमणि के बारे में सोचने लगा। जाने कब वो नींद की वादी में उतरा, इसे पता ही ना चला। मंगू की आवाज़ पर राजू ने आंखें खोलीं तो सूरज की तेज़ रोशनी इनके झोपड़े को रोशन कर रही थी। राजू आंखें मलता हुआ उठ बैठा तो मंगू कहवा लेकर आ गया। राजू, हवेली में सांप घुस गया है, जल्दी कर, सरदार ने मुझे बुलाया है, सांप पकड़ने के लिए मुंह मांगा इनाम मिलेगा। मंगू ने कुछ ज़रूरी सामान एक थैले में रखते हुए कहा। मुंह मांगा इनाम? राजू की आंखों में पैसों की चमक उभर आई। हवेली पहुंचते ही राजू और मंगू ने अपना थैला नीचे रखा और किचन में चले गए, क्योंकि हवेली की ख़वातीन के मुताबिक सांप स्टील के बर्तनों में बैठा था। पहले तो मंगू ने एक दूध का प्याला एक कोने में रखा, अब के बाद वो दोनों शेल्फ के नीचे बैठ के
आधे घंटा गुजर गया लेकिन सांप ना आया। फिर मंगू ने बीन बजाना शुरू की। जब मंगू की बीन से फ़ायदा ना हुआ तो राजू ने भी बीन बजाना शुरू की। मंगू और राजू की बीन से पूरी हवेली गूंजने लगी। वो बीन बजाते कभी किचन से बाहर आते तो कभी किचन के अंदर जाते। आखिरकार थक हार के मंगू ने सरदार से कहा कि सांप कहीं और चला गया है, अगर दोबारा नज़र आए तो फ़ौरन बताना। और ये बोल के दोनों हवेली से निकलते चले गए। मैंने तो सोच लिया था कि सरदार को झूठ मूठ कह दूंगा कि वो सांप काला रंग का है, इसका जहर बहुत ताकतवर होता है। राजू ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। इससे क्या होता? मंगू ने बड़ी जड़ी बूटियों का रस निकालते हुए पूछा। ले उस्ताद, जितना बड़ा सांप इतना बड़ा इनाम, राजू ने चालाकी से कहा तो मंगू हंसने लगा। तेरे दिल में लालच भरी है, इसलिए हमें नाकामी हुई। मंगू ने तमाम जड़ी बूटियां थैले में रख लीं। राजू देख, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं इन जड़ी बूटियों का रस निकालना है। इससे पहले कि ये सूख जाए मैं झोपड़े में जाता हूँ, तू कुछ खाने पीने को ले आना। मंगू तेज तेज कदम उठाता राजू को जंगल में छोड़ के चला गया। राजू बेटा, क्या जिंदगी है तेरी, पता नहीं कब तक तू ये घास फूस खा के गुजारा करना पड़ेगा। राजू जंगल में टहलता हुआ अपने आप से बातें करने लगा। इसने थोड़ी सी खजूरें और कच्चे थैले में रखे, केले थैले में रखे और फिर ऐसे ही इधर उधर घूमने लगा। राजू बचपन से इस जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। वो टहलता हुआ जंगल के आखिरी हिस्से में पहुंच गया, जहां पानी के किनारे पे कोई अजीब सा आदमी बैठा हुआ था। राजू बड़ा है से पत्थर की ओट में बैठ गया, क्योंकि इसने इस आदमी को पहली बार जंगल में देखा था। वो कोई 40 या 50 साल का था, जिसकी कमर जितने बाल थे, वो पेट जितनी दाढ़ी, और वो मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रहा था। इसके एक हाथ में काले रंग की मोटी सी माला थी और दूसरे हाथ में राख पकड़ी हुई थी। राजू बड़ी दिलचस्पी से सारा मंजर देख रहा था। अचानक इस आदमी ने मुड़ के पत्थर की तरफ देखा। शायद इसे भनक पड़ गई थी कि कोई इसे मुसलसल देख रहा है। राजू जल्दी से पत्थर के पीछे छुप गया। फिर राजू ने आहिस्ते से आहिस्ते पत्थर के ऊपर देखा और अपनी जगह आदमी को गायब देखा। कौन है तू बदबख्त? वो देवनुमा आदमी राजू के बिल्कुल पीछे खड़ा था। और फिर राजू एकदम से डर गया। मेरी पूजा में खलल डालने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? साहब, वो मैं तो बस एक मामूली सा सपेरा हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। मुझे मालूम ना था कि आप पूजा कर रहे हैं। सपेरा, ये सुनकर इस आदमी की आंखों में चमक आ गई। राजू बोला, क्षमा चाहता हूँ। इस आदमी ने अपना पैरों में पड़े हुए राजू को पकड़ के खड़ा किया और राजू भी खुशी खुशी उठकर खड़ा हो गया। मैं यहाँ एक मखसूस पूजा कर रहा था। वो आदमी राजू का बाजू पकड़ के आगे चलने लगा और राजू भी मखनतीस की तरह खिंचा जा रहा था। मेरा नाम शंकर है और मैं आश्रम का गुरु हूँ। तुम अपने बारे में बताओ कुछ। साहब, मैं राजू हूँ, यहाँ पास में अपने मामू के साथ रहता हूँ। बचपन से मामू से सपेरापन सीखा है। बाअदब मामू को मैं उस्ताद ही कहता हूँ। अच्छा, तो तुम लोगों का पेशा सपेरापन है। रोज़ी का कितना कमा लेते हो? साहब, हम साहब नहीं, तुम मुझे गुरु बोल सकते हो। गुरुजी, हम रोज़ रोज़ सांप का तमाशा दिखाकर 100-200 कमा लेते हैं, और कभी सांप पकड़ने हो, किसी का इलाज करना हो तो उस दिन तो हमारी ईद होती है। हा 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 हा। अच्छा। शंकर राजू की आंखों में चमक दौलत की लालच को पहचान गया। फिर तो तुम लोगों के पास अपने सांप भी होंगे। कभी मेरे महल नुमा गरीब खाने में आकर लेकर आओ, आश्रम के बच्चे देख के खुश होंगे। मैं तुम लोगों को इनाम से खुश कर दूंगा। शंकर ने चालाकी से कहा। हाँ, क्यों नहीं, हम कल ही आपकी तरफ आएंगे, बस आप एड्रेस बता दो। शंकर ने राजू को पता समझाया और राजू खुशी से गुनगुनाता हुआ झोपड़े की तरफ चल पड़ा।
जल्दी जल्दी वो अपने कदम उठा रहा था। इसके पेट में खुदबुद हो लगी हुई थी। जल्दी से जाके ज़्यादा इनाम की खबर उस्ताद को सुनाए। राजू उस्ताद की आंखों में गौर से देखते हुए गोया हुआ। उस्ताद कोई गुरु था। उसने अपने बच्चों को सांप का तमाशा दिखाने के लिए हमें बुलाया है। वो कहता है कि हमें बहुत से पैसे देगा। फिर राजू मंगू के पास बैठकर सारी तफसील बताई। अच्छा चल ठीक है चलेंगे। और मंगू जड़ी बूटियों को आपस में मिलाने लगा। इसने कहा सारे सांप लेकर आना उस्ताद। मैं 2 पिछले साल वाली धोती पहनूंगा क्योंकि वो सबसे कम मर्तबा पहनी है मैंने। राजू संदूक खोलकर कपड़े टटोलने लगा। वो तो ठीक है, पहले जाकर ये छलावे को दे या। मंगू ने दूध कटोरे में डाला और राजू से बोला लेकिन अभी तो शाम है, दूध तो रात को देते हैं ना। राजू बोला सुबह मुझे ज़ख्मी हालत में मिला था, इसके फन पर चोट लगी हुई थी, ये दवाई भी इसी के लिए है। मंगू ने बड़ी जड़ी बूटियों का रस एक शीशी में डाला। जाता हूँ। राजू कटोरा लेकर झोपड़े से बाहर आ गया। वो सीधा चलता हुआ मिट्टी के घर में दाखिल हुआ और सफ़ेद सांप को घास पर बेसुध पड़ा हुआ देखा। छलावे क्या हुआ, किसने मारा है तुझे? राजू की आवाज़ सुनते ही वो सांप अपना ज़ख्मी फन फैला के बैठ गया। अरे ओ पागल झलिए। सफ़ेद सांप पे दर पे राजू पे वार करने लगा। राजू ने जल्दी से इसको काबू में किया और ज़ोर से दबाया जैसे राजू सांप को अपनी ताकत दिखा रहा हो। और अचानक वो सांप राजू के हाथ से गायब हो गया। राजू आंखें फाड़े अपने हाथ की तरफ देखता रहा और सर पर झोपड़ी की तरफ दौड़ लगा दी। उस्ताद छलावा वो गायब हो गया। राजू बौखलाहट से बोला। राजू बहुत डरा हुआ था, इसलिए मंगू अपना सारा काम छोड़ के राजू के पास आया। हाँ, मुझे पता है वो गायब होता है, इसलिए तो इसका नाम मैंने छलावा रखा है। मंगू ने राजू को पानी दिया। लेकिन उस्ताद वो मेरे सामने मेरे हाथ से गायब हुआ है। जब तेरी माँ का इंतकाल हुआ तो तू 4 साल का था। इसी दिन मुझे छलावा मिला। जितना तुझे जानता हूँ इतना ही छलावे को जानता हूँ। सब तेरा वहम है राजू। सांप एक लम्हा नहीं लगाते इधर से उधर हो जाने में। एक पलक झपकाते ही वो गायब हो जाते हैं। मंगू ने बड़ी जड़ी बूटी वाली शीशी और सफ़ेद सांप के घर की तरफ चल पड़ा। राजू भी छुप कर मंगू के पीछे हो लिया। मंगू ने लकड़ी का छोटा सा दरवाज़ा खोला तो सफ़ेद सांप घास पे बेसुध पड़ा था। मंगू इसके पास बैठ गया। छलावा मेरी जान के टुकड़े, आजा, मैं तेरी दवाई ले आया हूँ, अब तेरे ज़ख्म जल्दी भर जाएंगे। मंगू ने शीशी खोली तो सफ़ेद सांप ने छोटे से बच्चे की तरह अपना सर मंगू के बाजुओं पर रख दिया। ये देखकर मंगू को एकदम दुलार आया और आराम आराम से वो सफ़ेद सांप के सर पे हाथ फेरने लगा। फिर मंगू ने दवाई के लेप किया और इस वापस आ गया। दरवाजे के बाहर राजू खड़ा था। देखा वो तेरा वहम था। मंगू बोला वहम नहीं था उस्ताद। राजू सर खुजाते हुए बोला। अब चल। राजू और मंगू वापस अपनी झोपड़ी की तरफ चल दिए। ये लो पूरे 2500 हैं। दिन के बाद दूसरे दिन आश्रम आना। बच्चे सांप का खेल देखकर बहुत खुश होते हैं। शंकर ने नोटों की गड्डी राजू की तरफ उछाल दी और राजू भूखे जानवरों की तरह नोटों पे टूट पड़ा। वो तुम्हारे उस्ताद नज़र नहीं आ रहा, शंकर ने इधर उधर देखते हुए कहा। कल सफ़ेद सांप को ज़रूर लाना। और राजू ने पैसे वापस जेब में रख लिए। उस्ताद ये छलावे को कहाँ से लाया था तू? राजू ने खेस ओढ़े हुए मंगू की तरफ करवट ली। ये तो 2 से 3 दिन से छलावे के पीछे क्यों पड़ गया है, बता। उस्ताद बोला। तो छोटा सा था जब मेरे साथ जंगल में जाता था। एक दिन मेरा सामना कोबरे से हुआ। वो बहुत बड़ा था और सांप था जो अपने छलावे से लड़ रहा था। और फिर सफ़ेद सांप ने अपने मद्दे मुकाबिल को ज़ेर कर दिया और फिर अचानक गायब हो गया। लेकिन फिर
पलक झपकते नज़र आने लगा, इसीलिए तो मैंने इसका नाम छलावा रखा। बस मैंने इसको अपना बेटा बना लिया, फिर इसके लिए मिट्टी का घर बनाया और इसमें छलावे को रखा। मेरे जहन में हर वक्त रहता है कि मेरे छलावे को कोई कैद ना कर ले। अब भी वो तुझसे ज़्यादा मुझसे मानूस है, हालांकि इसे खाना तो तू ही देकर आता है। मंगू ने सारी तफसील बताई। गुरुजी कह रहे थे अगर हमारे पास कोई सफ़ेद रंग का सांप है तो लेकर आओ। नहीं नहीं, छलावे को लेकर नहीं जाना, मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं। वैसे भी छलावे की मर्ज़ी तो ये पैगाम इसको दे दे, अगर इसने जाना हो तो वो चला जाएगा वरना गायब हो जाएगा। लेकिन उस्ताद सांप के तो कान ही नहीं होते, फिर वो मेरी बात कैसे सुनेगा जब वो 15 साल से मेरी बातें सुन रहा है और समझ कर अमल भी कर रहा है, तो तेरी भी सुनेगा। सांप के कान होते हैं? राजू का सवाल जूं का तूं था। नहीं, फिर कैसे? छलावे की तो बात ही अलग है राजू, मंगू बोला। आखिर क्या बात है, हमें भी तो पता चले। शंकर अपने चेलों के साथ झोपड़े में दाखिल हुआ। गुरुजी आप? राजू अपने कपड़े झाड़ते हुए खड़ा हो गया। हम तो बहुत ही बेचैन हो गए थे, वो सफ़ेद सांप का देखने के लिए आए मैंने लेकर चलता हूँ। राजू तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ शंकर को लेकर छलावे के घर की तरफ चल दिया। जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ तो इस पर चमगादड़ों ने शदीद वार किए। राजू चीखता चिल्लाता पीछे को हटा, जबकि शंकर ने राजू को धक्का देके घर के अंदर झांका और मुकम्मल खामोशी थी और सांप का नामो निशान तक ना था। शंकर ने अपने साथियों को इशारा किया तो उन्होंने बिजली किसी तेज़ी से राजू और मंगू को रस्सियों से बांध दिया। अब शंकर ने आग जलाई और सिंदूर से हिसार खींचा। फिर इसने अजीब सी ज़बान में कुछ पढ़ना शुरू किया। फिर इसने अपने थैले से नीले सफ़ूफ आग में डाला तो आग एकदम बुझ गई और आग बुझते ही शंकर घबरा गया। फिर वो एक टांग पे खड़ा हो गया और ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ने लगा। इसके बाद लम्हा ही गुजरा होगा कि आहिस्ते आहिस्ते आग रोशन हुई और फिर भड़कती चली गई। अचानक तेज़ फनकार की आवाज़ सुनाई दी तो राजू और मंगू और शंकर ने आवाज़ की सिम देखा तो वो सफ़ेद सांप था जो बड़ा सा फन फैलाए झोपड़ी के आगे बैठा हुआ था। हा 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 हा, आखिर मिल ही गया, मेरी तपस्या पूरी हो गई महादेव। शंकर ने दोनों बाजू आसमान की तरफ बुलंद करके बोला। राजू मुझे इसके तेवर ठीक नहीं लग रहे हैं। मंगू ने राजू के कान में सरगोशी की। शंकर ने अपनी पढ़ाई तेज़ कर दी। सफ़ेद सांप मदहोश सा होने लगा और फिज़ा में बुलंद हो गया। देखते ही देखते सफ़ेद सांप धुएं में तब्दील हो गया। वह धुआं गोल गोल घूमने लगा। शंकर ने नीला सफ़ूफ आग में फेंका तो वो धुआं एकदम साख्त हो गया। शंकर ने जल्दी से काले रंग का कोबरा निकाला और धुएं में फेंक दिया। मंगू इसको कोबरे को देख के पहचान गया और फिर मंगू ने आहिस्ते आहिस्ते सरकना शुरू किया और बीन उठाने की कोशिश करने लगा। इधर कोबरा धुएं से निकलने के लिए कामयाब कोशिश में मसरूफ़ था। काले कोबरे ने आधे से ज़्यादा धुआं निगल लिया। शंकर अपनी फतह का जश्न मनाने को तैयार था। अचानक बीन की आवाज़ सुनाई दी तो शंकर ने पीछे देखा। मंगू बीन बजाना शुरू हो गया था। फिर कोबरा धुएं को छोड़ने लगा। वो आहिस्ते आहिस्ते धुआं उगल रहा था। शंकर के चेलों ने मंगू के हाथ से बीन छीन ली और मंगू को जर्दोकोप करने लगे। मंगू की चीखें फिज़ा में गूंज रही थी। अचानक एक ज़ोरदार धमाका हुआ और एक कोबरे के कई टुकड़े में फट गया। धुआं हर सू मुसल्लत हो गया। इस वक्त सफ़ेद सांप नबूदार हुआ। फिर इकट्ठे देखते ही देखते सारे सांप पिटारियों से निकल गए और शंकर के चेलों को नेस्तो नाबूद करने लगे। इधर सफ़ेद सांप ने शंकर का रुख किया। शंकर ने जल्दी से नीला सफ़ूफ मुट्ठी में भरकर एक सुनहरी रंग का सांप नमूदार हुआ और शंकर की कलाई पे बैठ के शंकर को डसने लगा। तो शंकर ने जल्दी से हाथ झटका, इतने में नीला सफ़ूफ हवा में तहलील हो गया। अब शंकर की मौत यकीनी थी।
शंकर ज़मीन पर गिर पड़ा तो नीले सफ़ेद सांप ने धुएं की शक्ल इख्तियार की और शंकर को अपनी लपेट में ले लिया। थोड़ी देर बाद मुकम्मल खामोशी हो गई। मंगू ने हिम्मत करके राजू को रस्सियों से आज़ाद करना शुरू किया। राजू की दोनों आंखें ज़ाया हो चुकी थीं। चमगादड़ों के पंजों ने इसकी वो बीनाई छीन ली थी। मंगू रोने लगा। अचानक ही वो धुआं नमूदार हुआ और फिर वो सफ़ेद सांप का रूप धार कर मंगू के सामने बैठ गया। मैं सिर्फ सुन ही नहीं सकता बल्कि बोल भी सकता हूँ, सफ़ेद सांप मुस्कुराते हुए गोया हुआ। मैं एक मुसलमान जिन हूँ जिसको शंकर जैसे बुरे आदमी ने अपनी कैद में रखा हुआ था। मैं बहुत मुश्किल से इसकी कैद से निकला, लेकिन इस काले कोबरे ने मुझे पकड़ लिया। वो कोबरा शंकर का पालतू था, लेकिन मंगू तुमने ना सिर्फ मुझे इस कोबरे से बचाया बल्कि अपने घर में छुपा पनाह भी दी। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, इसलिए मैं जाने से पहले तुमको कुछ देना चाहता हूँ। इसके साथ ही वो धुआं गायब हो गया। वहाँ सिर्फ मंगू और राजू थे कि अचानक एक तेज़ रोशनी आई और मंगू की आंखें चंदिया गईं। अब रोशनी ख़त्म हुई तो राजू की खुशी से चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी, उस्ताद मुझे सब नज़र आ रहा है, मेरी आंखें ठीक हैं, देखो खून भी नहीं बह रहा। मंगू ने खुशी से राजू को गले लगा लिया। जब मंगू और राजू अपने झोपड़े में गए तो देखा कि सारे झोपड़े में हीरे जवाहरात भरे पड़े थे। मंगू को अचानक सफ़ेद सांप नज़र आया और मंगू मुस्कुराने लगा। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।